नमस्कार दोस्तों, मैं निकी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई श्रृंखला लेकर के। और इसमें हमने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है दोस्तों। आपको पता ही है, हम कल से यानी 19 मार्च से जो है 2021 से जो है करंट अफेयर पे भी डिस्कस करने लगे हैं। और वो सारे करंट अफेयर पे जो आपके सरदर्द बनते हैं, जैसे द हिंदू, PIB, योजना, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इन वन सॉल्यूशन दोस्तों। तो आपको यहाँ पे हर वो टॉपिक्स की जानकारी मिलेगी जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहिएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जानकारी के साथ मतलब वीडियो होगा, क्योंकि इसमें मैं ऑलराउंड कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकूँ जो ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो ख़त्म होने तक बने रहिए। और मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो के बाद या वीडियो के बीच में प्लीज़ दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं रोज़ जो आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे और थोड़ा जो है इंस्पिरेशन मिलेगा, थोड़ा जो है बूस्ट मिलेगा दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ आप ऐसा ही करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, अफ़गान पीस मीट यानी अफ़गान शांति समारोह। ये हमारे द हिंदू का एक न्यूज़ था, उसी से मैंने इंस्पायर्ड होकर इसको लिया है। तो वो उसमें सिर्फ इतना था कि जो है पीस मीट हुआ है, लेकिन मैंने इसमें आपको सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की है कि कैसे अफ़गान का पीस मीट इंडिया को भी जो है कैसे रेलिवेंट हो जाता है या कैसे रिलेशन में आता है, कैसे कोरिलेट करता है। तो देखते हैं कैसे क्या है दोस्तों। अफ़गान, जैसे कि हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत दिनों से तालिबान और वहाँ के जो प्रशासन है उनके बीच में जो है झड़प हो रही थी। और अब जो है वहाँ पर जा कर के US ने जब इंटरप्ट किया है कि तालिबान और गवर्नमेंट जो है दोनों शांति समझौता के लिए बैठे, तो वो लोग शांति समझौता पे आए हैं। तो US और तालिबान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से जो है US और नाटो का ट्रूप्स जो है अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गानिस्तान में शांति के लिए जो है वहाँ पे बनी हुई थी। तो US और तालिबान ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं दोहा एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, वो कब साइन हुआ है, तो फरवरी 29, 2020 पिछले साल जो है फरवरी में ये हुआ था। और फीचर्स क्या है इसके, तो फीचर्स ये हैं कि ट्रूप्स हट जाएंगे अब US और नाटो के वहाँ पे जो है। और तालिबान जो है, तालिबान के साथ 90 डे का समझौता हुआ है कि 90 डे तक वो कोई भी जो है हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, और उनके कोई भी मेंबर तालिबान का ये मांग है कि कोई भी मेंबर जो है अफ़गानिस्तान में थ्रेट नहीं करेगा, तालिबान जो है थ्रेट नहीं करेगा सिक्योरिटी ऑफ द US यूनाइटेड स्टेट्स और या उनके एलाइज को। ठीक है, तो तालिबान जो है शांत हो जाएगा, सीधी मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है प्रिजनर्स एक्सचेंज होंगे, यानी तालिबान के जितने प्रिजनर्स अफ़गानिस्तान के पास है वो उनको वापस करेगा, तालिबान के पास जो प्रिजनर्स है तालिबान उनको वापस करेगा। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। फिर उसके बाद जो सैंक्शंस थे, तालिबान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए गए थे US के द्वारा, ठीक है, या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे दोस्तों। UN सैंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, वो रिमूव्ड हो जाएंगे। और फिर अबाउट द न्यू अफ़गान पीस प्लान ऑफ बाइडेन, तो अब बाइडेन आए हैं ट्रंप के बाद। तो ट्रंप तो जो करना था वो करके चले गए, अब बाइडेन क्या करेंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी पीस चाहती है, और मुझे लगता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही पीस चाहती है, सॉरी दोस्तों, पीस चाहती है। और वो एक्टिवली स्टैब्लिश करना चाहते हैं एक पीस प्लान अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के और तालिबान के बीच में। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वो क्या करवाएंगे, वो UN समिट करवाएंगे। ठीक है, जिसमें मीटिंग होगी फॉरेन मिनिस्टर्स जो कि चाइना के होंगे, रशिया के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, ईरान के होंगे, इंडिया के होंगे और US के होंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सब बैठेंगे और एक यूनिफाइड अप्रोच लेंगे कि पाकिस्तान में कैसे शांति वार्ता हो सकती है। वो लोग जितने ट्रूप्स थे पीस प्लान के तहत, वो सारे ट्रूप्स विड्रॉ किए जाएंगे
और करीब 2500 ऑड यूएस ट्रूप्स वहाँ लगे हुए थे और वो सब हट जाएंगे। दोहा एग्रीमेंट के हिसाब से जैसे था वैसे ही यूएस ने प्रॉमिस किया था वैसे भी कि विड्रॉल हो जाएगा May 1 दिस ईयर, मतलब 2021 मई। तो अब वो वहाँ से हट जाएंगे मई में, ठीक है दोस्तों। और जो टर्की है, टर्की भी इस समझौते में आएगा और टर्की और तालिबान के बीच में मीटिंग बिठाएगा यूएस, ठीक है। और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट भी होगा ऑब्वियसली, और वहाँ पे पीस सेटलमेंट की जाएगी। तालिबान जो है, यूएस ने तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए कहा है इमीडिएट एग्रीमेंट, जो कि मैंने आपको बोला 90 डेज़ का वो वायलेंस नहीं करेंगे बोल के, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। और यूएस ने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान को परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर की ओर बढ़ने के लिए कह दिया है। पता है दोस्तों, यही प्रॉब्लम है कि जो यूएस इतना इंटरप्ट करता है वो एक्चुअल में अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, फिर भी इंटरप्ट करता है। तो अब ग्लोबल फोर्स है, कुछ कर भी नहीं सकते। What is the Afghan peace, sorry, how is the Afghan peace process connected to India? ये इंडिया से कैसे जुड़ा हुआ है? सिक्योरिटी मैटर को लेके सबसे बड़ी बात तो सिक्योरिटी ही है, वरना तो सब चढ़ाई कर दे। तो ऐसा है दोस्तों कि a stable अफगानिस्तान इज़ क्रूशियल फॉर रीजनल एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी। अगर अफगानिस्तान शांत रहेगा तो वो उसका जो है असर आसपास के एरिया में भी पड़ेगी, और साथ में अफ़गानिस्तान को ज़रिया बनाते हुए जो है इंडिया अपनी रीजन का सिक्योरिटी जो है इंश्योर कर सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक रास्ता हो सकता है इंडिया में इन्वेजन का या फिर इंडिया से वॉर का। तो इसीलिए जो है अफ़गानिस्तान का शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। कनेक्टिविटी, जैसे कि आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में पैक्ट हुआ था किस पोर्ट को लेकर के, बताइए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। वो ग्वादर था या फिर छाबर था? ऑब्वियसली छाबर पोर्ट था। जो छाबर पोर्ट ईरान में है वो कनेक्टिविटी के लिए ही तो है दोस्तों, जो कि सीधा पाकिस्तान को जो है अलग करके, ठीक है, ईरान तक का रास्ता बनता है। तो यही है दोस्तों, सेंट्रल एशिया तक का रास्ता बनता है, सॉरी, तो सेंट्रल एशिया तक का रास्ता बनता है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और छबर पोर्ट इसलिए बनाया भी गया था। और रीजनल फुट होल्ड विद द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंगेजमेंट्स इंक्रीजिंग, एक तो उसका एक और भी एक कारण है कि दोस्तों, एक तो अफ़गानिस्तान में जो है स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट कर सकता है वो, ठीक है, जैसे वहाँ पे ट्रेड बढ़ा सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। एनर्जी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एनर्जी सॉल्यूशन के लिए भी हमारे लिए अफ़गानिस्तान काम कर सकता है, ठीक है। जैसे पीसफुल अफ़गान जो है वो एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो जैसे तापी में कौन कौन है दोस्तों? तापी में तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। तो तापी पाइपलाइन के बारे में आप तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते दोस्तों तो इसके बारे में मैं एक बार वीडियो बनाऊंगी और आप ज़रूर देखिएगा। तापी पूरा एक टॉपिक है जिस पे आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या। फिलहाल आप ये जानिए कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन है ये, ठीक है। और दूसरा, अफ़गानिस्तान हेल्प कर सकता है इंडिया का एक्सपोर्ट करने में प्रोडक्ट यूरोप तक, ठीक है दोस्तों। यूरोप तक का रास्ता बन सकता है अफ़गानिस्तान हमारे लिए, और इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज आएंगे वहाँ से, ठीक है। तो हमारा जो है इकनॉमी क्या हो जाएगा और बूस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक जो रेलवे लाइन बनने वाली थी छबर से जहेदीन तक, फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में ये जो है कनेक्ट करता है न्यू दिल्ली को ईरान के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में, सेंट्रल एशिया के साथ में और यूरोप के साथ में। लेकिन ये भी अभी जो है होल्ड पे है, क्योंकि इंडिया को जो है क्या करना था, टाइम पे फंड देना था, लेकिन अभी टाइम पे फंड ना देने की वजह से जो है उसमें होल्ड लग गई है। तो अब क्या होना है वो आगे देखेंगे हम इसमें। और चैलेंजेस क्या है? इंडिया कभी तालिबान को उसने माना ही नहीं, तालिबान राज को माना ही नहीं। 1996 से 2001 तक तालिबान रिजीम रहा है अफ़गानिस्तान में, उस चीज़ को वो नहीं मानता। और इंडिया ने हमेशा ही अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्दर्न अलायंस के साथ दिया है। नॉर्दर्न अलायंस कौन था? तो नॉर्दर्न अलायंस एक अलायंस था जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ती थी, और ये जो है उन्होंने डिफीट भी किया था तालिबान को 2001 के वॉर में, ठीक है।
और इंडिया सपोर्ट करता है अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस, जिसमें अफ़गान ही आगे हो, कोई और नहीं। तो देयर हैज़ बीन अ हाई डिग्री ऑफ मिसट्रस्ट ऑन तालिबान। तालिबान पे भरोसा ही नहीं है इंडिया को, क्योंकि तालिबान ही था जिसने हाईजैक किया था एयर इंडिया फ़्लाइट को, कहाँ पे, कंदाहर में, और वो कब, 1999 में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इंडिया को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तालिबानों पे। तो जो दोहा एग्रीमेंट है, एक तो उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में, टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि आतंक फैलाते रहते हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, इन सब के बारे में कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। और हमारी पॉलिसी क्या है अफ़गान पीस प्रोसेस में, हम पीस और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पर पता नहीं तालिबान से हमारा बनता नहीं है, अलग बात है। स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन अफ़गानिस्तान, सॉफ्ट पावर, हम वैसे भी सॉफ्ट पावर में बिलीव करते हैं। हम इतने अच्छे देश हैं कि हम दूसरे देश को जो है दूसरे देश में जाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में भी हमने उनका जब पार्लियामेंट बन रहा था तो हम ओपनिंग में गए थे और हमने मदद भी की थी। तो वो सारी चीज़ें जो है हम करते हैं, और हम नेपाल की मदद करते हैं, हम अफ़गानिस्तान की मदद करते हैं, हम बांग्लादेश की मदद करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। दोस्तों अभी वैक्सीन अलायंस देख लीजिए, हम सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम दूसरे देश को बिल्कुल पछाड़ देंगे उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नो मिलिट्री इंटरवेंशन, हम कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं, तो ये हमारी पॉलिसी है। और यही नोट था दोस्तों। एक्चुअल में रसिया ने होस्ट किया है अभी पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ अफ़गानिस्तान ऑन थर्सडे, अभी जो है थर्सडे को जो है ये पीस कॉन्फ्रेंस हुआ है। और तालिबान एडवर्सरीज अलॉन्ग, तो ये क्या करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बैठेगा, तालिबान बैठेगा और कुछ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बैठेंगे जो कि कंट्री के पीस प्रोसेस में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके बीच में एक शांति समझौता हो जाए। तो यही न्यूज़ था दोस्तों, जिस पे ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, और मुझे आशा है आपको समझ में भी आई होगी। अब ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा, जो है काटसा। ये काटसा बहुत ही ज़्यादा सरदर्द हो रहा है इंडिया का। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका का एक्ट है जिसमें क्या कहा गया है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ है, और इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, सैंक्शंस कर दिया जाता है उन देशों को जो ट्रेड करते हैं या जो कोई समझौता करते हैं, ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये 3 देश ज़रूर याद रखिएगा जो यूएस के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में हैं। फिलहाल तो बिडेन ने ईरान के साथ भी समझौता करने की कोशिश की थी, और रशिया का न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जो भी है, ये इन तीनों पे जो है सैंक्शंस लगे हुए थे, तो अभी लगे हुए हैं ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो इन तीनों के साथ जो भी जो है ट्रेड करता है उनके ऊपर ये सैंक्शंस लगा देता है यूएस। तो इसी को बोलते हैं काटसा। ये एक्ट प्रिवेंट करता है ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन एंटरिंग इनटू बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स विद दिस 3 नेशंस। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देता है, लेकिन ये बिल पास हुआ था 2017 में। ठीक है, और इंडिया ने एक कॉमर्शियल एंड डिफेंसिव कॉन्ट्रैक्ट किया है ईरान के साथ और रशिया के साथ भी। और काटसा डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ऑब्वियसली जब हम ईरान के साथ भी जा रहे हैं, हम रशिया के साथ भी जा रहे हैं और यूएस के साथ भी जाना चाहते हैं, तो यूएस तो सैंक्शंस लगाएगा। तो इंडियाज़ परचेज ऑफ S-400 for just under $5.5 billion could attract sanctions under 2017 law। बिल्कुल, और इसमें जो है ये काटसा एक्ट, और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एक मैसेज कहा था कि सैंक्शंस वेवर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये सैंक्शंस वेवर्स जो दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, बस दिए और ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। ये डिसाइडेड किए जाते हैं केस बाय केस, यहाँ पे स्पेस होता, सॉरी दोस्तों, केस बाय केस बेसिस पे। और कांग्रेस फोर्स द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अभी कांग्रेस कुछ दिनों पहले जो है कांग्रेस जो है वहाँ का, उन्होंने फोर्स किया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जो है सैंक्शंस लगा दे टर्की के ऊपर, क्योंकि उन्होंने S-400 खरीद लिया था इसीलिए। ठीक है दोस्तों, और व्हाट इज़ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल, ये है क्या? ये एक्चुअल में एक ऐसा मिसाइल है जो
यूएस के थर्ड को भी जो है पछाड़ देता है, वो इतना पावरफुल है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसीलिए इसका नाम है सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसको रशिया ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, और ये मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल है दोस्तों। ठीक है, और ये मैंने जैसे कहा, ये थर्ड को भी, थर्ड क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये आते हुए जो मतलब खतरे हैं उनको भी वो क्या कर देता है, डिसलोकेट कर देता है। तो थर्ड में इतनी पावर होती है। अच्छा दोस्तों, ये जो इंडिया का एक्विजिशन है इतना क्रूशियल क्यों है? वो इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये काउंटर अटैक कर सकता है दोस्तों दो फ्रंट पे। ठीक है, इट कैन काउंटर अटैक इन अ टू फ्रंट एंड इवन इट कैन अगर ज़रूरत पड़े तो ये हाई एंड F-35 US फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये बहुत ही क्रूशियल है। और जो टॉपिक 3 है हमारा दोस्तों, तो वो टॉपिक हमारा 3 क्या है? वो है राज्यसभा पासेस बिल टू रेज FDI लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि इंश्योरेंस सेक्टर का जो FDI लिमिट है वो रेज़ कर दी गई है। पहले भी दोस्तों एक बिल पास हुआ था जिसमें 49% किया गया था, और अब जा कर के जो है शायद 74, आगे देखेंगे हम, 74% कर दिया गया है। तो हाँ ये दोस्तों, ये 49% टू 74% कर दिया गया है। तो यही है, ये कहाँ पे पास हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे अमेंडमेंट बिल लाया गया है? तो ये राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, वेडनेसडे को पास्ट हो गया है ये राज्यसभा में। तो अब सिर्फ प्रेसिडेंट साइन करेंगे, सब रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है इसमें, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हो गया 49% से 74% हो गया। अब फॉरेन जितने इन्वेस्टर्स होते थे वो 49% तक शेयर ले पाते थे, अब 74% तक ले पाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में। इसमें क्या हो गया दोस्तों? इसमें यही है कि FDI क्या होता है, FPI क्या होता है, FII क्या होता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये सब क्या है करके। ठीक है, तो FDI क्या होता है दोस्तों? FDI वो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन कंपनी हमारे कंट्री में आके करती है, लेकिन किस में करती है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है हमारे यहाँ, या फिर वो उसके सब्सिडियरी बिठा देती है। ठीक है, तो वैसे करके जो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? FDI करते हैं। और FDI 10% ऑफ इक्विटी ओनरशिप हो सकता है, 10% ही हो सकता है। थ्रेशोल्ड इसका कितना है? 10%। ठीक है, और तो ही वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहलाएंगे। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है वो इन्वेस्टमेंट जो पैसिव होल्डिंग्स में की जाए, जैसे सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, और सच एज फॉरेन स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, फाइनेंशियल असेट्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में अगर वो कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डैट मीन्स दे आर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, और जो FII होते हैं वो क्या होता है? तो FII कुछ नहीं होता है, ये इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो FPI को कंट्री में लाने में हेल्प करते हैं, वही होते हैं FII, और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ताकि जो कंट्री का जो जिस कंट्री में वो दे रहे हैं पैसा, उस कंट्री का थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा सुधर जाए। तो ये था हमारा करंट अफेयर दोस्तों आज। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप प्लीज़, अब मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल है, तो इनको आप एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।